तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, ताकि जो लोग आपके विषय में नहीं जानते हैं वो जान जाए। हाँ जी। जी, मेरा नाम आदित्य जैन है। मैंने ऑल इंडिया रैंक 561 सिक्योर की है इस साल। और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने 2 बार ओके। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया है एंड 2 बार यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू दिया है। तो ये मेरा टोटल 4th इंटरव्यू था एंड 6th मेंस था। 3 बार मैंने सिविल सर्विस का और 3 बार फॉरेस्ट सर्विस का मेंस लिखा है, पिछले 4 अटेम्प्ट में। तो आप ये कह सकते हैं मेरा प्री हमेशा से स्ट्रांग रहा था। एंड मैं हम्म। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। एंड उसके अलावा मैंने मास्टर्स किया है सोशियोलॉजी से, एमए इन सोशियोलॉजी फ्रॉम ओके। इग्नू। एंड ऑल्सो क्लियर माय यूजीसी नेट फ्रॉम सोशियोलॉजी। तो मैंने एज ए प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उससे कैरियर बैकअप रखा जी। था कि अगर यूपीएससी में कुछ नहीं हुआ तो फॉरेस्ट सर्विस है, फॉरेस्ट में भी ये नहीं हुआ प्लान तो फिर थर्ड बैकअप प्लान इज भी आपने प्रोफेसर। पूरा ले लिया। तो जी। कैसे प्लान सी। ओके ओके ओके। तो आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी रहा होगा, जाहिर सी बात है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो अभी हम लोग जो है एक 1 to 1 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे लेते जाएंगे। तो जिन बिल्कुल लोगों को सर। भी क्वेश्चन पूछना है तो वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। सर, ये क्वेश्चन आया है कि अभी जो यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है, तो इन लास्ट डेज में हम लोग कैसे क्या प्रिपेयर करें, ताकि बेहतर से बेहतर हम लोग जो है कर पाए उस एग्जाम में। यस। हाँ, तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बोलूंगा 2 या 3 चीजें करना है। जी। स्टैटिक को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। अभी ज्यादा हुँ, करंट अफेयर्स पढ़ने और उनके पीछे नहीं भागना, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत कम है जी। एंड करंट अफेयर्स बहुत रैंडम आता है। अभी लास्ट डेज में हो सके जितना हो सके उतना स्टैटिक रिवाइज करो। अपनी रश्मिकांत, अपनी स्पेक्ट्रम, अपनी जो स्टैटिक के सोर्सेज हैं, जी। इन्वायरमेंट को अच्छे से रिवाइज करो। जो पुराने टेस्ट दिए हैं, अगर उनके आपने कुछ नोट्स मेकिंग की है, अपने नोट पे कुछ एवेल्युएशन किया है, हुँ, अच्छे से रिवाइज करो पुराना पड़ा हुआ सारा का सारा। पहली चीज तो ये। दूसरा, पीवाईक्यूज पूरे अच्छे से लगा लो अब से। आप 2011 से लेके हुँ, 24 तक के पेपर अच्छे से सॉल्व कर लो। एंड सी सेट रोज आपको 1 से 1.5 घंटे करना है अब आखिरी के 15 दिन। और अगर किसी का वीक है तो ज्यादा करें, क्योंकि सी सेट डिफिकल्ट आता है अल्टरनेट ईयर में। ये मेरा अनुमान है। जी। 21 में टफ आया था, फिर 22 में सिंपल आया, हुँ, 23 में बहुत टफ आया, हुँ, फिर 24 में थोड़ा बिल्कुल। सिंपल आया। तो 25 में मेरा पूरा पूरा अंदाजा है कि टफ आ सकता है इस साल सी सेट, तो हल्के में लेके मत जाना 24 के अंदाजे से, क्योंकि 23 वाला सी हुँ। सेट रिपीट हो सकता है इस साल, क्योंकि अल्टरनेट कर रहे हैं ये लोग हाँ, वो ऐसा। तो कुछ तो लोग बता रहे थे कि कैट लेवल का आ गया था पूरा। जी। यस, तो मैं खुद मतलब बहुत मुश्किल से पास हुआ था 23 में सी सेट। हुँ, बॉर्डर 70 मार्क्स के आए थे, बॉर्डर पे था, जबकि मैं इंजीनियर हूँ। मेरे लगा पास कर लूंगा सी सेट में आराम से। बट मुझे बहुत जी। दिक्कत आ गई थी सी सेट क्लियर करने में। तो आई वुड से कि सी सेट भी 1.5-2 घंटे अगर हो सके तो करना, क्योंकि 10 डेज 15 डेज बचे हैं आखिरी के बस। तो हुँ, सी हुँ। सेट को हल्के में मत देना। और स्टैटिक जितने अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से रिवाइज करना है, कोई नया सोर्स नहीं पढ़ना। पीवाईक्यू पूरे सॉल्व करने हैं अच्छे से। डेट्स ऑल। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मत करना। तो सर, अभी एक और रिसेंटली क्वेश्चन आया कि जीएस 1 2 3 का जो बुक लिस्ट है, या जैसे हम लोग उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसका प्लीज आप थोड़ा गाइड कर दीजिए। मेंस के लिए बात कर रहे हैं, जीएस 1 2 3। यस, मेंस की। तो जीएस 1 के लिए जैसे सब्जेक्ट वाइज पढ़ना होता है। मेरा जीएस 1 का सोर्स था हिस्ट्री के लिए, मेरे जो नोट्स बनाए थे मैंने मैंने कुछ जी। लेक्चर्स देखे थे, उनके नोट्स बनाए। उसके बाद मैंने पूरे के पूरे 2011 से 2013 से आए थे पीवाईक्यूज लिए। और 23 हुँ, तक के 22 तक के पूरे पीवाईक्यूज मैंने खुद से लिखे। और उनका मुझे लगा कि जो मेरे नोट्स में नहीं है चीजें, उनको जी। उसके हिसाब से मैंने ऐड कर लिया। वैसे ही हिस्ट्री के हो गए। सेम फॉर सोसाइटी। सोसाइटी के लिए भी मैंने सेम किया कि पहले तो मैंने बेसिक नोट्स बनाए किसी एक टीचर के लेक्चर देख के। हुँ, एंड देन पूरे पीवाईक्यूज मैंने अच्छे से लिखे। और वो सब कंटेंट में ऐड करता गया, वैल्यूएशन करता गया, जो मैं पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहा है मेरे क्वेश्चन मेरे हुँ, कंटेंट से। सिर्फ मैंने इतना ही सोच रखा। फिर उसके बाद एक जो एक्स्ट्रा चीज मैंने करी, बहुत सारे टेस्ट दिए। जो टेस्ट देते हैं जी। आप उनके मॉडल आंसर अच्छे से पढ़ो। और उन मॉडल आंसर्स को अपने नोट्स में ऐड करो, कुछ वैल्यूएशन वाली चीज मिलती है आपको तो कोई अच्छा कंटेंट मिलता है तो ऐड कर लो। A4 साइज शीट्स बीच बीच में ऐड करते जाओ अपने नोट्स के अंदर। अगर आपको लगता है हुँ, कोई भी नया कंटेंट मिल रहा है तो ये करो। और ज्योग्राफी के लिए मैंने प्रहार रेफर करी थी, ओनली आईएएस फेल्स वाला की। अच्छी बुक है एंड मेरे को बहुत हेल्प करा उसने। और उसके अलावा 3-4 टेस्ट दे लिए थे, तो उससे मेरे बहुत सारा कंटेंट अपडेट हो गया था। और बेसिक हुँ, एनसीईआरटी तक हुँ, पढ़ोगे ही पढ़ोगे 11th क्लास की, 2 एनसीईआरटी आती हैं। दैट इज मोर देन एनफ फॉर ज्योग्राफी। एंड फॉर हिस्ट्री 4 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के, तो आप जो बेसिक बुक्स पढ़ते हो पढ़ो ही पढ़ो। और उनके जो नोट्स बना रहे हो पढ़ो जी। ही पढ़ो। उसके अलावा पीवाईक्यूज देखो, कितने पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं, कितने नहीं, जितने नहीं हो रहे हैं उतने पूरे खुद से ऐड करो अपने वो नोट्स के अंदर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन सब के अंदर, फ्रेमवर्क।
हर एक क्वेश्चन का, जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन का एक फ्रेमवर्क होगा, आप देखना उस फ्रेमवर्क पे काम करो कि क्वेश्चन आएगा तो मैं इंट्रोडक्शन ऐसे ही करूंगा हिस्ट्री का। मुझे पॉइंट्स में जो कुछ हम्म, बेसिक पॉइंट्स होते हैं कि यार ये पॉइंट्स तो हर आंसर में फिट बैठ जाते हैं, उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो। तो कैसे फिलर के काम करते हैं वो, जब आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा होता तो उसके अराउंड आप एक डिसेंट एनफ आंसर बना सकते हो। तो हाँ, फिलर उससे रिलेटेड कुछ फिलर ना कुछ पॉइंट्स जोड़ को सकते हैं। आइडेंटिफाई, हाँ जी। कुछ ना कुछ जोड़ सकते हो, फिलर पॉइंट को आइडेंटिफाई करो। वैल्यू एडिशन में आप ये आइडेंटिफाई करो कि किस पॉइंट को मैं एज एन एग्जाम्पल लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चोला पे हर साल क्वेश्चन हम्म, आता है ना, जी। पांड्यास पे क्वेश्चन आता है, विजयनगर पे आता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मुगल पे आता है, हम्म, तो आप मंदिर, उनके मंदिरों के नाम है, फिर उनके आर्किटेक्चर के नाम है, फिर चोला से कितने मंदिर हैं, कितने आर्किटेक्चर है, तो 5-6 आप लिख के रखो, मंदिरों के नाम याद करके रखो कि एग्जाम्पल में डालेंगे। नागर स्टाइल, द्राविडियन हाँ, स्टाइल आ वो रहा है क्वेश्चन, हर तो एक चार नागर, में फिट होगा। हाँ। जी। एग्जाम्पल्स की लिस्ट बना के रखो, वैल्यूएडिशन वाली चीजों की, है ना, डेटा की लिस्ट बना के रखो अपने पास। आप हर वो चीज है कि एक जो आंसर राइटिंग होती है ना, उसके इंग्रेडिएंट्स समझो, तो उस इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से अपने नोट्स बनाओ। हम्म, ये जैसे कि हम्म, बेसिक नोट्स हो गए, पहले कंटेंट कि हर एक टॉपिक कवर हो गया। फिर उसके बाद आपको आता है कि हर एक आंसर में आपको इंट्रो और कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। तो वो आप हर एक टॉपिक का बना के रखोगे, इस टॉपिक से आएगा इंडस वैली से, इंट्रो ये है, कंक्लूजन ये है। फिर जी। आप बनाओ नोट्स तीसरे लेवल पे, उन्हीं में एडिशन करते जाना है, मतलब हम्म, कि वैल्यू एडिशन क्या कर हम्म, सकता हूँ मैं। वैल्यू एडिशन इज कि क्या कि एग्जांपल यूज मैं कर सकता हूँ क्या। जी। हम्म, यस, वो एग्जांपल्स, वो फैक्ट्स, वो डेटा, वो लिखो। इस तरीके से आपके नोट्स बनाइए एंड बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे। और हर एक का एक एक स्टैंडर्ड सोर्स पकड़ के रखिए, उसके अंदर वैल्यूएशन करते जाइए। ये नहीं कि 10 जगह से पढ़ रहे हैं एक ही चीज को, एक श्योर जी, कि 10 एक जगह से क्वेश्चन ना पढ़ो इसमें एक चीज। जी सॉरी सर। सॉरी। एक क्वेश्चन इसमें ये ऐड होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को डेट्स नहीं याद होती है। ठीक है, जैसे हाँ मेजर जो डेट्स होती हैं वो तो इजीली याद हो जाती हैं। बट कहीं कहीं पे कुछ ऐसा होता है कि उस टाइम पे डेट्स नहीं याद आती है। तो इसके लिए क्या कोई सोल्यूशन होता है कि वहां पे हम लोग कौन सी ट्रिक यूज कर सकते हैं डेट्स, कि जो आंसर। डेट्स जी। यूपीएससी में इतना मेरा अनुमान है, डेट्स का इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, कहीं पूछता भी नहीं है हम्म, डेट्स। एमपीपीएससी, स्टेट पीएससी दे रहा है तो वहाँ डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ पीवाईक्यू, कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। हम्म, बट यहाँ डेट्स का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट। वो आपको बेसिक याद होनी चाहिए, चाहे प्री क्लियर करना हो चाहे मेंस हो। आपको हम्म, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट याद होगी तो आप बेटर आंसर लिख पाएंगे, प्री के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिक बेसिक क्रोनोलॉजी याद रखना है, एग्जैक्ट डेट कहीं नहीं पूछता, कुछ भी नहीं पूछता एग्जैक्ट डेट, है ना। हम्म, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ बजट का हम्म। कितना अमाउंट था एग्जैक्टली नहीं मालूम, ट्रेंड मालूम होना चाहिए कि बढ़ रहा है कम हो रहा है, कितना परसेंटेज था हल्का हल्का याद हो, है ना। तो यूपीएससी में यही एक सफिशिएंट है। सबसे अच्छी बात ये है कि मेंस की कि आपको एग्जैक्टली कुछ नहीं लिखना, एग्जैक्ट फिगर ही लिखना है आपको। बहुत हाँ, ब्रॉड उसमें क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको पॉइंट ब्रॉड, में भी। जी। हाँ, जी। आप ब्रॉड आंसर लिखेंगे काम हो जाएगा, इतना कुछ डरने की बात नहीं है। अगर डेट याद नहीं होती पूछता भी नहीं, क्योंकि बस क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए आपको, एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए हम्म, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 2000 बीसी के अराउंड थी। अब आप उसको ऋग्वेदिक टाइम में मत लिख देना कि ऋग्वेदिक टाइम में इंडस वैली लिख के आ रहे हो। बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए क्रोनोलॉजी का, दैट इज सफिशिएंट। अच्छा, ये कभी सर इसमें क्वेश्चन और है कि जब आप आंसर राइटिंग्स की बात कर रहे थे और आंसर राइटिंग को आपने इतना विस्तृत बताया, तो उसमें क्वेश्चन है कि स्पष्टता कैसे लाए आंसर राइटिंग को लिखने में, कि जो हम बोलना सॉरी। चाह रहे हैं वो स्पष्ट। मतलब हिंदी में वो क्वेश्चन था कि कैसे उसको क्लियरिफाई करें चीजों को, कि जो मैं लिखना चाह रहा हूँ वही चीजें जो है वहां पे आंसर जो चेक करते हैं उनको समझ में आए। हाँ देखो, कोई भी आप क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो पहले तो क्वेश्चन को समझो, पूछा क्या है क्वेश्चन में, कितने पार्ट्स बन रहे हैं। हम्म, पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही उसके आगे 3-4 एरो लगा दो कि यार ये 3 या 4 पार्ट्स बनते हैं इस क्वेश्चन के। तो उसको आपको एक क्लियरिटी आएगी क्वेश्चन पढ़ते ही कि इसमें है ना 3 या 4 पार्ट्स तो मुझे मुझे एड्रेस करने हैं। फॉर हम्म, एग्जाम्पल आपसे पूछा क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट के इम्पैक्ट क्या है, तो आपको मालूम हम्म, चल गया कि मुझसे क्लाउड बर्स्ट पूछा, एक हेडिंग ये बन गई। अब इम्पैक्ट देखते ही आपको पता चल गया कि कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, हैं, तो आप वो लिखो। हम्म, चलो क्लाउड बर्स्ट के तो नेगेटिव ही ज्यादा होंगे, एक आध भी कुछ हम्म, पॉजिटिव हो तो। लेकिन जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये चीज, पर्टिकुलर चीज क्या है, उसके इम्पैक्ट क्या है, या फिर कुछ उसके चैलेंजेस क्या है पूछा है। तो चैलेंजेस पूछा है तो आपका एक वो पर्टिकुलर चीज क्या होगा, ये चैलेंजेस क्या है, फिर 2 या 3 पेपर हम्म, आप अपने आप से दोगे। तो अपने आप उस क्वेश्चन को देखते ही पहले आप आइडेंटिफाई कर लो कि कितने पार्ट्स बन सकते हैं। तो मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आपने वो कर लिया ना, बहुत सारे क्वेश्चन ब्रेनस्टॉर्म करो कंटिन्यूअसली, और बहुत सारे क्वेश्चन ब्रेनस्टॉर्म करके ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि कितने पार्ट्स बन रहे हैं इस क्वेश्चन के, तो आप डिमांड मिस करोगे ही नहीं। और फिर उसके बाद हम्म, फिर देखो कि आप जो पॉइंट्स लिखे हैं आपने आपने एक होता है कि डिमांड पता हम्म, कर ली, पूछा क्या है, फिर अब उसके अंदर आप क्या लिख रहे हो। अब वो
वहां काम आएगा आपका कंटेंट, आपका कंटेंट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल अब आपसे पूछा मैंने व्हाट इज क्लाउड, बस आपने गलत डेफिनेशन लिख दी, आपने हेडिंग सही जी। बनाई लेकिन डेफिनेशन गलत लिख दी, तो भी आपके नोट्स ही गलत थे। तो वो भी ध्यान दो कि हाँ आपके वो सही तो नोट्स जी। हो, मेरा सही नोट्स हो, सही डेफिनेशन लिख रहे हो आप, आपको मेमोराइज हो चीजें। तो उसके बाद सेकंड में ये आना, पहला डिमांड हिट करने के लिए पहले आइडेंटिफाई करो पार्ट, फिर सही कंटेंट लिखो। और कंटेंट लिखते वक्त भी विद प्रैक्टिस आएगा। ये ध्यान देना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो पहले लिखाएं आपके, फिर नीचे आते आते कम हम्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाएं, है ना। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड बर्स्ट है तो क्लाउड बर्स्ट से क्या क्या होगा, फ्लडिंग होगी, है ना। एक अभी मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल एक बता रहा हूँ आपको, तो फ्लडिंग वाला पॉइंट जी पहले जी आना जी। चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल आखिर में लिख रहे हो उसको कि फ्लडिंग हो जाएगी, ये नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले। पर हर एक का एग्जाम्पल तैयार होना चाहिए आपके पास कि क्लाउड बर्स्ट का एग्जाम्पल कहाँ है, हम्म। जैसे कि लोहांस्क में कहीं हुआ हो या केदारनाथ में हुआ था या कहीं चमोली में हुआ था, जी तो दो तीन एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए उस चीज के, ताकि आप अलग अलग पॉइंट्स में कोट कर पाओ कि यहाँ ये इम्पैक्ट हुआ था इस क्लाउड बर्स्ट से। तो वो वैल्यूएशन जी। वाली चीजें भी आपको हर पॉइंट के बाद लिखोगे तो बेटर मार्क्स फैच कर पाओगे। एग्जाम वो हाँ इसको वैल्यूएशन क्या होता है, जी, एग्जाम्पल्स। इसको इस वे में भी हम लोग कह सकते हैं कि जो हमें आता है उसको हम लोगों ने पहले लिख दिया और जहां पे हम लोगों को डाउट है उसको नीचे लिखते हुए चले गए। राइट। जी जी जी, लेकिन वो जो आता है भी वो सही होना चाहिए, एंड हाँ जी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए पहले, हम्म जो डायरेक्ट डिमांड को हिट कर रहे हो। हम्म हम्म। क्योंकि वो यूपीएससी की ठीक जो है मार्किंग ओके होती है, सर इसका तो मुझे अभी आइडिया है। हाँ, जी तो यूपीएससी की मार्किंग भी इसी पैटर्न पे होती है कि आपके थॉट किस लाइन में आ रहे हैं। अगर आपके थॉट रैंडम आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट थॉट्स पहले नहीं आ रहे बाद में आ रहे हैं, तो कम मार्क्स मिलेंगे। यूपीएससी की ऑफिशियल है, मतलब ये आंसर चेकिंग का पैटर्न। तो ट्राई जी करो कि जी जी। बेसिक आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले आए और वहां आपके नोट्स बहुत हेल्प करेंगे। हर टॉपिक के नोट्स होने चाहिए, और हर टॉपिक के नोट्स एक ही जगह इंक्लूड होने चाहिए। हम्म। ज्योग्राफी के नोट्स आपके भले 300 पेज के बन जाए चलेगा, लेकिन एक जगह होने चाहिए, चार जगह से ना पढ़ना पड़े। विश्वास मानना, कुछ दिक्कत नहीं आएगी, बड़े नोट्स बना लो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक जगह हो, चार जी। जगह से ना पढ़ना पड़े सेम टॉपिक। इतना मेक श्योर करो बस। अच्छा सर आप बार बार नोट्स का जो जिक्र कर रहे हैं तो इसमें एक क्वेश्चन ये उठता है हम्म। कि नोट्स कैसे बने। जैसे दो टाइप के नोट्स बनते हैं तो अभी कुछ लोग जब जैसे ही न्यू एस्पिरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो लाइन टू लाइन चीजों को उतारना स्टार्ट कर देते हैं और देन जब उनको समझ में आता है कि वो पॉइंट टू पॉइंट मैप वाइज चीजों को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपकी जी। स्ट्रेटजी क्या थी या जो अभी नए हैं उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे? हम्म। जैसे मेरे पूरे नोट्स हैंड रिटन थे, और हम्म। कुछ सर्टेन नोट्स मैंने ऑनलाइन भी बनाए थे। ऐसे के नोट्स थे मेरे, मैंने वो ऑनलाइन बना लिए थे। मैंने जी जी हिस्ट्री के नोट्स मैंने ऑनलाइन बना लिए थे वन नोट पर। बट मोस्ट ऑफ माय जी। नोट्स जो थे वो ऑफलाइन थे, हैंड रिटन थे। तो मैंने क्या करा था, A4 साइज शीट पे बनाए थे नोट्स, ताकि A4 साइज शीट में क्या होता है, कुछ अलग से ऐड करना हो तो एक पेज ही लगाना है आपको बस। क्लिप है अपने पास, हम्म। क्लिप से बंधे हुए हैं, और रिवाइज करने में, वैल्यूएशन करने में आसानी होती है। नोट्स का मेरा पहला होता था कि कोई भी टॉपिक उठाया मैंने, तो उसका इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा, एक या दो या तीन इंट्रो एक साथ लिख लेता था मैं, कि यार दो तीन हम्म। इंट्रोडक्शन एक साथ लिख लो, ताकि जो भी शूट करेगा जब क्वेश्चन आएगा तो आसानी होगी। तो ऐसे करके दो इंट्रोडक्शन लिख लिए। और फिर उसके बाद जैसे प्रहार रेफर करी थी मैंने मेंस के लिए अधिकतर, प्रहार जी को ही जी। शॉर्ट कर लिया था मैंने, ओनली आईज की। तो उनका शॉर्ट हम्म। किया मैंने, तो दो इंट्रोडक्शन लिख ली मैंने कि दो अच्छे लग रहे हैं मेरे को इंट्रोडक्शन में, दो लिख लेता हूँ। फिर उस टॉपिक के चार पांच पॉइंट, एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल उनके अगर आ रहे हैं तो उस समय मिल गए तो, नहीं मिले तो इंटरनेट से सर्च हम्म। किया, चैट जीपीटी किया, या नहीं मिला तो थोड़ी जगह छोड़ दी खाली, अगर हाँ उसके कि बाद भी नहीं मिला कुछ नीचे तो कुछ दूसरा ऐड ऑन हो बाद में सके। लिख दूंगा। हाँ, हम्म। वो दो पेज मेरा हो गया। जैसे लैंडस्लाइड वगैरह के बहुत क्वेश्चन आए थे, लैंड सब्सिडेंस बहुत चला था ज्योग्राफी में उस समय टॉपिक, तो दो जी। तीन पेज में ऐसे खत्म कर दिया। फिर ट्राई किया कि कुछ कमिटी मिल रही है कि मेरे को इस टॉपिक की कमिटी है, तो हम्म। कमिटी कर दी, लिख दी। मैंने फिर ट्राई की कुछ इसके अंदर मेरे को कमिटी के अलावा मुझे वो मिल रहा है क्या, क्या कहते हैं, फैक्ट मिल रहा है क्या। फॉर एग्जाम्पल लैंड सब्सिडेंस का कुछ फैक्ट मिल रहा है क्या, कमिटी दो तीन मिल गई थी, लिख ली, फैक्ट लिख लिए। फिर मैंने लिखा इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, पांच हम्म। छह वे फॉरवर्ड सफिशियंट है। एंड विथ एग्जाम्पल की कुछ केस स्टडी मिल रही है, बेस्ट प्रैक्टिस वर्ल्ड की एक आध, इस तरीके से लेयर बाय लेयर चलो हर एक टॉपिक के नोट्स बनाने में। और दो ढाई तीन पेज में हर टॉपिक के नोट्स बन जाते हैं। दो ढाई पेज मैंने बहुत बोल दिया, मतलब मैक्सिमम बता रहा हूँ, मेरी राइटिंग बहुत बड़ी बड़ी है तो जी दो ढाई पेज चले जाते थे। वरना मैंने देखा एक एक पेज में खत्म हो जाते हैं नोट्स स्टूडेंट्स के एक टॉपिक के। जी। अब मेरे को ऐसा था कि अच्छा अभी मुझे आपके पेज पास से कोई डर नहीं लगता। सैंपल सैंपल पड़ा हुआ क्या सर? जैसे हाँ, अभी मैं अगर जो आपको आप जी। अभी अभी तो अवेलेबल नहीं है, बट मैं फॉर श्योर आपको शेयर करूंगा, है ना, कुछ पीडीएफ हाँ बना तो के शेयर उसको करूंगा सेव नोट्स के करके अपने। देन हम लोग जी फ्रेंड्स के साथ में जी, मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर स्कैन करते हैं। करके, जी जी पक्का जी। पक्का, क्योंकि मेरे नोट्स पे बड़े बनाए थे मैंने ये सोच के कि मुझे समझ में आना चाहिए क्लियरिटी से। मुझे हम्म। दिक्कत नहीं है कि ज्यादा पेज हो रहे हैं, मुझे मालूम है मैं रिवाइज कर लूंगा। छोटे बनाऊंगा तो रिवाइज से मुझे दिक्कत आएगी, बहुत हौश पौश दिखेगा।
तो मेरा वो पैटर्न अलग था बनाने का, बट सबको जैसा सुइटेबल लगे, किसी को हाँ, कि छोटा भी सुइटेबल लग सकता है, किसी पेजेस को बड़ा भले भी। ज्यादा हो जाए, जी पेजेस भले ज्यादा हो जाए, बट कंटेंट जो है वो समझ में आना चाहिए। जी जी। हाँ। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन इसमें आ रहा था बीच में कि अभी मैं 12th में हूँ और मुझे एनसीईआरटी को क्या अभी कवर करना चाहिए, या जब 12th हो जाए देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करें? हाँ, अभी तो 12th हो जाने दो, मेरे को फर्स्ट ईयर भी हो जाने दो। इतनी घाई मत करो, मतलब यूपीएससी में आने की पहले चीजें एक्सप्लोर करो, अभी आप नए नए हो, अभी थोड़ा जी। एंजॉय करो। 12th के बाद अभी कैरियर में सीयूटी अच्छा दोगे आप सर, इससे अपना, या फिर इंजीनियरिंग करोगे तो उसके इससे एक एग्जाम क्वेश्चन, दोगे। जी, हाँ जी। इससे एक क्वेश्चन और उठता है कि आपने देखा होगा कि कई कोचिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, फाउंडेशन बैच स्टार्ट करते हैं, कक्षा 6 से जो है सीधे यूपीएससी टॉपर हाँ, बनाने लगते हैं। इसके ऊपर मैं ज्यादा कुछ तो नहीं, बट आप इसके ऊपर थोड़ा सा क्या बोलना चाहेंगे कि क्या ये सही है या कैसा गया? मुझे लगता है थोड़ा सा, मुझे लगता है इसमें थोड़ा पेरेंट्स की भी गलती है, हम्म, थोड़ा रिस्ट्रेन नहीं करते वो, इतनी बाली सी उम्र में कहते हैं ना इसमें धकेल लेते हैं यूपीएससी में। उस बच्चे को जी। अभी एक्सप्लोरेशन ही नहीं मिला चीजों का, कि कितने सारे हम्म, कैरियर्स हैं, कितनी फील्ड है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसको कुछ पता ही नहीं है, हम्म, उसका आपने यूपीएससी कोचिंग में भेज दिया। एंड फर्स्ट 12th के तुरंत बाद वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसका माइंड ये सब चीजें हम्म, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अभी उसको बिल्कुल। उसको मेरे हिसाब से, क्योंकि यूपीएससी सर्टेनिटी नहीं है, और जब हम्म, तक आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती, पर्सनैलिटी डेवलप होती है अभी कॉलेज जाके। कॉलेज में हम्म, आप थोड़ा बनते हो इंसान, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा सीखते हो। वो कॉलेज लाइफ मिस कर देते हैं, सिर्फ डमी कॉलेज जा रहे हैं, एंड कुछ भी कॉलेज का नहीं सीखते, सिर्फ यूपीएससी कोचिंग कर लेते हैं 3 साल। तो उससे लगता है लार्जर इम्पैक्ट होता है, क्योंकि सीट्स 1000 हम्म, ही है यूपीएससी की। आप 1 लाख बच्चों को कोचिंग करा दोगे तो 99,000 ने जिनने कॉलेज अच्छे से नहीं किया, उनका कैरियर बैकअप कहाँ गया? मुझे लगता है कॉलेज हाँ, लाइफ दोनों को चीजें बेकार हो सेक्रीफाइस जाती करके, हैं। हाँ कॉलेज लाइफ को सेक्रीफाइस करके अपनी पर्सनैलिटी खराब करके वर्थ इट नहीं है इतना 12वीं से करना। आई वुड से सेकंड ईयर थर्ड ईयर से करना चालू कर सकते हो आप, इट इज वेरी मच फिजिबल फिर करना। बट फर्स्ट सेकंड ईयर तो जी। कॉलेज पढ़ो आप अच्छे से। एंड विश्वास मानो, स्टार्टिंग के 1 साल अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो कॉलेज में रह के, इसके लिए कोई कोचिंग नहीं चाहिए, पूरा यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है, वीडियो चलिए एनसीईआरटी वो ही देख लो, एंड सिलेबस देख लो अच्छे से, इतना ही काफी है। इसने एनसीईआरटी पढ़ ली अच्छे से, वो मतलब जी। विदाउट एनी हेक्टिक डे, कुछ शेड्यूल नहीं करना उसकी, सिर्फ एनसीईआरटी आराम आराम से पढ़नी है सेकंड ईयर में। तो थर्ड ईयर में आके वो हम्म, आराम हम्म। से 1 साल में सिलेबस कर सकता है यूपीएससी का। इतना वास्ट भी नहीं है सिलेबस, इतना बनाया जाता है, बिकॉज हॉक्स क्रिएट करना पड़ता है मार्केट में सेल करने के लिए कोर्सेज। हाँ, कि कहीं का टॉपर कहीं लाके दिखा दिया, तो आजकल तो ये सही चलती है। तो बेसिकली सर, अभी आपने एक चीज बताई जैसे ही अपने इंट्रोडक्शन में कि आप जो है हम्म। तीन शायद फोर्थ अटेम्प्ट में आपका ये क्लियर हुआ, राइट? हाँ जी। तो उसमें जब आपका 3 अटेम्प्ट आपके आपके नहीं निकले, हाँ। तो आपने उस प्रेशर को, जो सोसाइटी का प्रेशर होता है या जो मेंटल प्रेशर होता है, आपने उसको कैसे हैंडल किया? क्योंकि आज इस टॉपिक पे या इस सब्जेक्ट को लेकर के डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि लोग मानते हैं कि एक बार मेरा नहीं निकला तो अब इसके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। देन या आपने उस चीज को कैसे ओवरकम आई किया? आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। एक्चुअली जी। प्रेशर मैंने बहुत फील किया, बिकॉज हम्म, आई बिलोंग टू अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, है ना। हम्म, तो हम्बल बैकग्राउंड से आने का एक लगता है कि पापा मम्मी बहुत टेंशन लेते हैं इस चीज की, कि हम्म, यार फर्स्ट अटेम्प्ट में फ्री नहीं हुआ, सेकंड में दोनों सिविल्स के और फॉरेस्ट के मेंस दिए, मेंस नहीं हुए, हम्म, हम्म, तीसरे में फिर सिविल्स का मेंस हुआ, फॉरेस्ट का मेंस क्लियर हुआ, दोनों के इंटरव्यू जी। क्लियर नहीं हुए, हम्म, है ना। फिर चौथे में अभी फॉरेस्ट के साथ आने वाला है, तो मतलब जी। होता है, प्रेशर होता है क्रिएट। तो उसके लिए तो पहले ये होता है कि आपको अपने आप पे विश्वास करना बहुत जरूरी है, अपने पेरेंट्स पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लाओ कि भाई जी। पापा मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा लाइफ में, है ना। पहले तो अपने को ये बहुत बिल्कुल। जरूरी है। इसलिए मैंने बोला कि ग्रेजुएशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। फॉर एग्जाम्पल मैंने मास्टर्स जी। कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, यूजीसी नेट क्लियर कर लिया, तो मैंने पापा मम्मी से बोल रखा था कि हेलो, जी, जी, आपकी वॉइस आ रही है सर। आ रही है आपकी, मेरी बात आ रही है? आपकी वीडियो पॉज हो गई है। नहीं, नहीं, आ रही है सर, आ रही। हाँ, तो मेरे पापा जी। मुझे से बोल रखा था कि मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा, कुछ नहीं तो किसी ना किसी कोचिंग में सोशियोलॉजी पढ़ा लूंगा या मेंटरिंग कर लूंगा, आप मेरी टेंशन मत लो। हुँ, मैंने उनको ये बोल के रखा था, कॉन्फिडेंस दे के रखा था, एंड मैंने अपने आप को भी कॉन्फिडेंस दे रखा था ये कह के कि नहीं, आई विल डू वेरी गुड इन माई लाइफ, क्योंकि जी, मेरा बैकअप बहुत जी, स्ट्रांग है। मैंने पढ़ाई अच्छे से कर रखी है, पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाती कहीं भी। ये मेरा बहुत बिल्कुल। मतलब मानना है कि जो आपने नॉलेज एक्वायर की है वो आपको फ्लूटिफाई होगी आज नहीं तो कल, तो अच्छे हुँ, से पढ़ो बस। हुँ, तो ये मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता था। एंड घर पे मैंने तीसरे अटेम्प्ट के बाद ही बुलवा दिया था कि वो जॉब कर रहा है, वो जी, तैयारी नहीं कर रहा। तो मेरे पहले आपको मोहल्ले पड़ोस की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई क्या पूछते मोहल्ले पड़ोस के लोग कर क्या रहा है, तो मेरे पापा मम्मी से बोल दिया था कि कोई पूछे आपसे क्या कर रहा है, बोल देना जॉब कर रहा है, बिल्कुल मत बताना कि हुँ, मैं हुँ, यूपीएससी कर हुँ, रहा हूँ।
ताकि जी। हाँ, ताकि आप पे अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट ना हो। लोगों को नहीं मालूम होता क्या होता है यूपीएससी। वो पूछते हैं कि सवाल कितनी पढ़ाई और बची है, और उनको कौन समझाएगा हाँ, कितनी बची है। मेहनत होनी तो मैंने कहा है, जॉब, बस हाँ जॉब सफलता कर रहा है आपकी बोल भी। दो। जी। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, ये था मेरा पूरा। सर वॉइस आपको मेरी आ रही है क्या? क्योंकि वीडियो मुझे शायद आपकी पॉज़ वॉइस हो गया है इधर क्लियर से। आ रही है, मैं वॉइस क्लियर आ रही है, आपकी वीडियो स्टक है। ठीक है, वॉइस तो क्लियर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ। जैसा कि अभी आपने बताया और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर भी दिया कि कैसे जो है इस चीज़ से ओवरकम हो सकते हैं। तो हम्म। अभी जो है थोड़ा डिस्कशन हम लोग लास्ट में एक बार सीसैट पे कर लेते हैं। और आई थिंक हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को भी कवर कर लिया, इधर हम लोगों ने ऑप्शनल को भी कवर कर लिया, आंसर राइटिंग को भी कर लिया, देन आपने हाँ। बुक लिस्ट को भी बता दिया और प्रीलिम्स पे भी हम लोगों ने फोकस कर लिया। और हाँ। इसके अलावा भी सीटेट को हम लोग एक बार कवर कर लेते हैं। देन उसके बाद अगर जो कुछ हम्म। आपको और ऐड ऑन करके चीज़ों को बताना हो, उसको हम लोग बताते हुए देन इस लाइव सेशन को हम लोग एंड करते हैं। जी सर। जी, तो प्लीज़ सर आप सीसेट हाँ पे जी, थोड़ा बता पूछिए। दें कि कैसे इस सीसेट को हम लोग कवर कर सकते हैं? सी सेट के लिए से मैंने करी थी इंजीनियरिंग, तो जी, मुझे को मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स तो आते थे। तो मैंने क्यूज देखे और मैंने आइडेंटिफाई करे कि सिंपलेस्ट ऑफ द टॉपिक्स कौन से हैं। हुँ, तो मैंने कहा रीजनिंग की टॉपिक्स बहुत सिंपल है, मैथ्स के कुछ टॉपिक्स बहुत सिंपल थे। जी, तो मैंने वो आइडेंटिफाई करे कि मुझे एंड ऑफ द डे 100 मार्क्स के अराउंड सही करने हैं। तो जी, 66 चाहिए होते हैं कट ऑफ तो। हुँ, लेकिन अगर मैं 100 का भी सही कर देता हूँ तो मैं वेल ऑफ हूँ, मतलब बहुत अच्छा हूँ ऊपर। तो मैंने वो टॉप पीवाईक्यूज देखे, एंड हर एक पीवाईक्यूज का सिंपल टॉपिक लगे। उनको मैंने यूट्यूब पे जी, गया, हर एक के मैं अब बहुत आसानी से आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। वो मैंने सारे के सारे नोट्स बनाए टॉपिक की, उनको प्रैक्टिस किया। तो ऐसे मैंने 15-20 टॉपिक्स बहुत अच्छे से, ब्लड रिलेशन हुआ या कोई इस तरीके के टॉपिक्स होते हैं सिंपल। जी, जी। बहुत रही है आपको, आपको सिंपल टॉपिक जी, आ रही आइडेंटिफाई है, आ रही करें। है। हुँ, अब हुँ, आप दिख भी रहे, सिंपल टॉपिक आइडेंटिफाई करें जो मुझे मालूम है कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और शॉर्ट शॉर्ट जी, मार्क्स मिलेंगे मुझे इनमें, वो आइडेंटिफाई करें। हुँ, सेकंड, मैंने इंग्लिश इंप्रूव करी अपनी। इंग्लिश के भी मैंने यूट्यूब पे देखे कॉम्प्रिहेंशन कैसे आप सॉल्व कर सकते हो अच्छी तरीके से, क्या कुछ टेक्निक्स होती है सॉल्व करने की। इन्फेरेंस का मतलब क्या है, क्रक्स का मतलब क्या समझा। हुँ, तो कोई हुँ, ट्वेंटी हुँ, सेवन तो वो आते हैं, आपको क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन। तो आउट ऑफ ट्वेंटी जी, सेवन यू कैन इजीली सॉल्व 23-24। तो आपको फिर मैथ्स में तो बहुत कम ही करने रहेगा सही। तो वो 20 के हाँ, अराउंड भी, मैं 22 के अराउंड भी मैथ्स तो से एक सही बार कर में दिया सॉल्व भी आपने कर 50 पाऊँगा। से 60 में जी, से, तो हुँ, आपका काम हो गया। तो वो सिर्फ सिंपल वाले मैथ्स आइडेंटिफाई कर लो कौन सिंपल टॉपिक है। अब इशू ये आता है अपन का टाइम मैनेज नहीं होता सी सेट में। तो मेरा वही कि पहले आपको टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो सिंपल वाले हैं। आप सारे जी, क्वेश्चन छोड़ के वो सिंपल वाले टॉपिक्स ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करो, चुन चुन के सॉल्व करो, जो आपके टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हुँ, करें। और फिर उसके बाद पूरे आपने कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से करो सॉल्व। और फिर टाइम बचे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आओ, जी, क्योंकि सी साइड का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं इसका आंसर ना निकले। जी, लेकिन टाइम 2 घंटे का ही है ना। मैं हर एक 80 के 80 क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखा दूंगा, लेकिन 6 घंटे दे दो आप मेरे को, वो है नहीं ना, सिर्फ 2 घंटे हैं। तो वो दो जी, घंटे के अंदर के हिसाब से आपको सिर्फ वो क्वेश्चन और टॉपिक आइडेंटिफाई करने हैं जिनका सॉल्यूशन 1 मिनट में निकल जाए। तो वो मैंने ऐसे हुँ, 25-30 क्वेश्चन हर बार आइडेंटिफाई करे कि यार ये सिंपल सिंपल टॉपिक्स है, मैंने हर बार पहले उनको कर लिया, ढूंढ ढूंढ के 80 के 80 हुँ, क्वेश्चन में हुँ, जल्दी जल्दी ढूंढ लो। और फिर जल्दी जल्दी इंग्लिश पे सॉल्व करे। फिर इंग्लिश में सॉल्व करने के बाद फिर मैं डिफिकल्ट पे आया जो बन रहे हैं क्या। जी, तो मेरा इस तरीके से हो गया जी, था। और मैं बता रहा हूँ 23 का बहुत डिफिकल्ट आया था। तो 23 में ये वाली टेक्निक काम नहीं करी, क्योंकि 23 में हाँ, सारे ही डिफिकल्ट वाले टॉपिक से आ गए थे क्वेश्चन जो मैं छोड़ के गया था। सारे ऐसे टॉपिक्स आ गए थे, तो मेरे को आइडेंटिफाई नहीं हो रहे थे मैं करूँ कौन सा। सारे ही मेरे हुँ, छोड़े हुए टॉपिक, नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मैंने अच्छे से करके नहीं गए थे, छोड़ के गया था। सारे क्वेश्चन उन्हीं दूसरे टॉपिक जी, से आ गए थे। तो मैं इसलिए एक बात तो बोलूंगा कि इन टॉपिक्स को भी अच्छे से ही करना, लेकिन कुछ टॉपिक बहुत अच्छे से करना जिनको आप देखते ही जी, सॉल्व कर दो एक बार में। और फिर सेकंड राउंड में अगर मजबूरी में करना पड़े आपको डिफिकल्ट टॉपिक भी, तो आपको आते हों, क्योंकि डिफिकल्ट टॉपिक ऐसा नहीं हुँ, होता हुँ। बनेंगे नहीं करना, बस टाइम में नहीं बनेंगे, तो आपसे बने करते वो भी ऐसा करना। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हाँ, 22-23 ऐसा तो ना हो कम से कि कम वो सही करनी ज़्यादा है, पूरी क्वेश्चन जो है करना। टाइम टेकिंग। जी, जी। हाँ, बहुत ज्यादा टाइम टेक कर लो, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आते हैं, टाइम टेक बहुत हो जाता है। हुँ, दिक्कतें आती, टाइम मैनेज नहीं हुँ, होता। हुँ, सिंपल ही क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं। अब वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है क्या है, एक बार में सॉल्व हो जाएंगे, ट्रिक आती है तो। और कोई हुँ, डिफिकल्ट वाला हुँ, दे हुँ, दिया उन्होंने, जैसे 3-4 कंडीशन बन रही है, फिर आप गए उलझ गए, तो मैं तो वो देखते ही छोड़ता था कि भाई मेरे को मालूम है ये कोई बहुत टाइम ले लेगा, इनको मैं आखिर में देखूंगा, टाइम बचा दो। ऐसे करके करके हुँ, हुँ, ब्लॉक वाला सिंपल क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट करो। डायरेक्शन वाला सिंपल आता है, ब्लड रिलेशन सिंपल आता है, डेटा सफिशिएंसी, वीन डायग्राम, जी, रैंकिंग, सब चीज सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनको डायरेक्ट करो रीजनिंग वाले पार्ट के, है ना। और थोड़ा जी, रेस वगैरह वाले क्वेश्चन या फिर टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन जो सिंपल आते हैं उन्हें पहले करो। और विश्वास मानना, फिर सिंपल क्वेश्चन पहले कर लोगे ना, 20 आपने इंग्लिश सही कर दी, 20 सिंपल वाले मैथ सही कर दी, 40 क्वेश्चन तो आपके ही सही हो जी, गए, फिर आपको बिल्कुल। घबराने की जरूरत ही नहीं है सी सेट से।
बस वो हाउ कि यू हम आर तो सेफ अप्रोचिंग जोन इट में विदाउट एक तरीके पैनिकिंग से इज अपने को इम्पोर्टेंट। feel- हाँ, जी हाउ यू आर जी अप्रोचिंग ही सेड विदाउट पैनिकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। पैनिक नहीं करना। बिल्कुल। तो सर अभी कुछ इसमें जो है स्टूडेंट्स हम लोगों को लाइव रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि लाइव ज्वाइन करने के लिए। तो अगर जो आप अप्रूवल दें तो उनको हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सर, करिए ना। जी जी। तो सर आपका मोटिवेशन क्या था उस चीज के लिए कि आपको इसी फील्ड में आना है? हाँ, हेलो। हाँ जी, दोबारा पूछेंगे क्वेश्चन। ओके सर, एक बार रमन अग्रवाल जी की सुन लेते हैं हम लोग, हेलो देन उसके ऊपर हम लोग उठाएंगे। सर, मैं ना क्लास 11 में हूँ, वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं क्लास 11 से हूँ। तो मेरे को अभी ना यूपीएससी के लिए कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए? मैंने कॉमर्स लिया हूँ। तो मैंने यूपीएससी से एक कोई भी एक बुक जिससे मैं अभी थोड़ा स्टार्ट कर सकता हूँ। अभी अभी तो तुम 11th 12th अच्छे से करो, है ना, इतना टेंशन मत लो। अब हेलो। अभी नहीं 11th वही। क्लास में हो, अभी तुमने कॉमर्स लिया है ना, कॉमर्स में अच्छा करो, तो है ना, 11th करो, 12th करो। अपने अच्छे कॉलेज में तुम्हें एडमिशन मिले, उस पर ध्यान दो। क्योंकि अभी फिलहाल की कंडीशन में यूपीएससी में सोचना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। माइंड में बना के रखो यूपीएससी करना है, लेकिन आफ्टर गेटिंग गुड कॉलेज तुम यूपीएससी पे ध्यान देना, फिर एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के स्टार्ट करना, बेसिक स्टार्ट करना, यूट्यूब पे देखना। अभी से यूपीएससी का होप और प्रेशर मत लो दिमाग पे, अदरवाइज गुड कॉलेज में जाएगा तुम्हारा। अभी तुम्हारा पहला फर्ज बनता है अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले तुमको, अपनी ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से कर पाओ, ताकि करियर बैकअप भी रहे। अगर सीए वगैरह की तैयारी करनी है, सीए कर पाओ थैंक यू कॉमर्स सर। के बाद, है ना। अभी तुम टेंशन मत लो यूपीएससी का, अभी 11th 12th अच्छे से करो, कॉलेज में जाओ अच्छे। तो कॉमर्स भी बहुत थैंक यू अच्छा, सर। कॉमर्स बहुत अच्छा ऑप्शनल है। कॉमर्स भी एक ऑप्शनल है, बाद में यूपीएससी के लिए होता है, तो वो तुम ले सकते हो। मेरे मेरे मम्मी बोल रही थी कि आर्ट्स लेने के लिए, पर आर्ट्स में जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम होता है मेरे को। नहीं नहीं, तो कोई इसलिए मैंने आर्ट्स नहीं लिया। मैं सही है तो मैं कॉमर्स ले लूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कॉमर्स लिया, कॉमर्स अच्छे से पढ़ो। अभी 11th 12th करो, अच्छे परसेंट लाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे परसेंट लाना, अच्छा कॉलेज में जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।